बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने जो कवर करना है वो लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स के स्कोप को डिस्कस करना है। और जो लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे और एरर के बाकी मेथड यूज़ किए थे, तो इसमें भी हमने फंक्शन यूज़ करके वेरिएबल के लोकल और ग्लोबल स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि हम बार का कीवर्ड यूज़ करके आगे उसका कोई नेम देते हैं और इक्वल साइन लगा के उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। इसी तरह से अब वो वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं, अब उसका कोई ना कोई स्कोप भी होता है। स्कोप या तो वो वेरिएबल लोकल होगा या वेरिएबल जो होगा वो ग्लोबल होगा। ग्लोबल का मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और अब उसको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ कहीं भी उसको मैं एक्सेस करना चाहूँ या यूज़ करना चाहूँ तो वो यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि उसकी वैल्यू मुझे अवेलेबल होगी। जबकि जो लोकल वेरिएबल है वो इस तरह नहीं है। लोकल वेरिएबल का एक अपना स्कोप होता है और वो उसी स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होता है। वो ग्लोबली आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, स्कोप डिफाइन कैसे होगा? अगर तो मैंने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर कोई मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वाला वेरिएबल जस्ट मुझे उस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होगा, यानी कि उसका स्कोप सिर्फ इनसाइड द फंक्शन होगा। आउटसाइड फंक्शन वो मुझे मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। हालांकि अच्छा, दूसरा जो है वो मेरे पास है ग्लोबल वेरिएबल। अब मैंने फंक्शन के आउटसाइड कोई एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको मैं अगर फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहूँ तो वो वहाँ पे भी एक्सेस होगा, और फंक्शन के उस आउटसाइड में कहीं भी एक्सेस करना चाहूँ तो वो वहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा। तो ये वाला वेरिएबल ग्लोबल होगा। तो इसमें इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ये हमारे पास स्लाइड में है कि वही बात है कि वेरिएबल कैन हैव लोकल और ग्लोबल अच्छा। स्कोप। एहसान एहसान भाई, यस। जो मुझे समझ आई है, स्कोप ऑफ वेरिएबल जो अभी हम कर रहे हैं ना, कि बेसिकली जो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हैं वो ये है कि यूज ऑफ वेरिएबल है कि हम एक वेरिएबल को कहाँ और किस जगह पे यूज कर सकते हैं, ये स्कोप है। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि हम किस किस जगह पे वेरिएबल को हम किस किस जगह पर या कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, ये स्कोप है। ये स्कोप डिफाइन कर रहा है कि वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी क्या हो सकती है। बिल्कुल हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये देखना पड़ता है कि मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया है तो मुझे इसको कहाँ कहाँ तक यूज़ करना है। क्या मुझे ये वेरिएबल ग्लोबली चाहिए होगा, हर जगह पे चाहिए होगा, मैंने हर जगह पे इसको यूज़ करना होगा, या मुझे कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि मुझे उस फंक्शनैलिटी के अंदर ही चाहिए, उसके बाहर वो नहीं चाहिए। तो ये हमारी ठीक है। एप्लीकेशन में डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा क्या यूज़ केस है और हमने कौन सा स्कोप वाला वेरिएबल यूज़ करना है। ओके। अच्छा, ये वही डिस्क्रिप्शन है कि global variable is one that declares in the main body of your code, not inside a function. A local variable is that one that declares inside a function. Local variable can either be a parameter of function, which is declared implicitly by being named as parameter। यानी कि वो लोकल वेरिएबल वो भी हो सकता है जो आपने एक आपका फंक्शन बनाया था और उसमें हमने पढ़ा था कि पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो पैरामीटर होगा वो भी एक लोकल वेरिएबल ही होगा। वो भी हम आउटसाइड द फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ठीक है। ये थोड़ी सी उसने इन टेबलर फॉर्म के अंदर थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि ग्लोबल क्या है और लोकल क्या है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब विजुअल स्टूडियो में कोड करके देख लेते हैं इसको। कॉपी जी जी, करता वो हूँ। बेहतर रहेगा प्रैक्टिकल।
और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये वाला अगर आप देखें वेरिएबल, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है ना, इस वेरिएबल को मैं, ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इस फंक्शन के बाहर मैं कहीं पे भी यूज़ करूँ, यहाँ पे इसको कंसोल कंसोल किया, यहाँ पे यूज़ करूँ, इसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू मिल रही होगी। लेकिन जो मैंने ये वाला वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया हुआ है, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन की ये बॉडी 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 आपको पता है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा वो फंक्शन की बॉडी होगी। तो जो वेरिएबल मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया हुआ है वो मेरे पास लोकल वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैं आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे अगर एक्सेस करूँ तो मेरे पास एक्सेस नहीं होगा, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसका स्कोप ही इसके अंदर अंदर है, इस ब्रैकेट्स के अंदर अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस कोड में कर क्या रहा है, एक वेरिएबल है ग्लोबल, फिर एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है जो कि लोकल है। अब इस लाइन के अंदर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल सी, जो कि इटसेल्फ लोकल वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर मैंने असाइन किया है एक ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने बाहर बनाया हुआ था वो, और प्लस कर रहा हूँ एक और जो लोकल वेरिएबल पड़ा हुआ था वो। यानी कि इसमें ये हो रहा है कि मैं जो ग्लोबल वेरिएबल था उसको इनसाइड द फंक्शन एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये कंसोल करा देगा सी की वैल्यू को, दो नंबर्स को ऐड करके, और यहाँ पे इसको कॉल किया हुआ है। अब और नीचे मैंने क्या किया है कि मैंने जो अपना ग्लोबल वेरिएबल था उसको एक्सेस करके देखा है। अगर हम इस कोड को रन करें तो उसने क्या किया है, फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और उसके अंदर सी को कंसोल करके वैल्यू दे दी। सी की वैल्यू सी की वैल्यू लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को ऐड करके आई है मेरे पास 13। ठीक है। ठीक है, और उसने लास्ट पे जो कंसोल किया मेरा ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि वो ये दिखा रहा है कि आपका ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेसिबल है, वो लोकली भी हम्म, एक्सेस हुआ है, वो ग्लोबली भी एक्सेस हुआ है। ठीक है, अब तो हमने देख लिया कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेस हो रहा है, अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल भी एक्सेस हो सकता है। अब ये लोकल वेरिएबल बना हुआ है, मैं इसको आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे अगर कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग बी इज इक्वल टू बी, ये मेरे पास है लोकल लोकल वेरिएबल। वेरिएबल। तो मतलब हम यहाँ पे इसको, ये कर रहे हैं अब जो दोबारा हम कंसोल कर रहे हैं इसमें ये हम कर रहे हैं कि लोकल वेरिएबल को हम देख रहे हैं कि ये एक्सेसिबल है कि नहीं ग्लोबली। हाँ बिल्कुल, पहले एग्जांपल में हमने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेस हो रहा है, इनसाइड द फंक्शन भी हो रहा है, आउटसाइड द फंक्शन भी हो रहा है, कहीं पे भी एक्सेस हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम्म, मैंने लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द स्कोप जाके एक्सेस किया ना, तो मेरे पास एक्सेप्शन आ गई। वो कह रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे आप बी को एक्सेस कर रहे हो लेकिन बी तो कहीं पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, मतलब कि बी इस स्कोप के अंदर है ही नहीं, और आप बी को एक्सेस करने जा रहे हो। बी वहीं पे ही होगा राइट। जहाँ पे उस बी का स्कोप वही होगा जहाँ पे वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका स्कोप सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर अंदर है, इसके बाहर नहीं है, बाहर जाएंगे तो वो हमें एक्सेप्शन दे देगा कि बी है ही नहीं, बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। ठीक है। ये था लोकल वेरिएबल का स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप। अच्छा, अब उसने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर ग्लोबल को जो है अंदर कंसोल करके देखा है और उसकी वैल्यू चेंज करके देखी है कि वो हर जगह पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूँ क्योंकि ये नहीं चलेगा। अब मेरे पास है ए में पड़ा हुआ 7, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
मैं ए में वैल्यू रखा देता हूँ, 9 कर देता हूँ ए को, और कंसोल कर लेते हैं। ए इनसाइड फंक्शन इज इक्वल टू दिस, और ए यहाँ पे अब आउटसाइड फंक्शन। अब हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या वो हर जगह पे मुझे चेंज ही मिलेगी। अब मैं स्कोप के, एक फंक्शन के स्कोप के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, और मैं ये देखूंगा कि ये आउटसाइड द फंक्शन भी जाके चेंज होगी या हर जगह पे या नहीं। तो अच्छा, इससे पहले भी इसको कंसोल करवा कर देख लेते हैं चेंज करने से पहले। वैसे तो हमें नज़र आ ही रहा है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसको मैं अगर जाके देखूं, अब ये देखें कि उस वक्त बता रहा है कि पहले मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और फंक्शन के अंदर जाके मैंने उसकी नई वैल्यू रखवा के उसको कंसोल किया तो ये आ गया। और फिर दोबारा मैंने जाके फंक्शन के बाहर जो आउटसाइड थी फंक्शन कहीं पे जाके उसको कंसोल किया है, तो उसकी वैल्यू अब मुझे अपडेटेड नज़र आ रही है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को आप अगर आपने चेंज कर दिया तो अब आपके पास उसकी नई वैल्यू हर जगह पे मिल रही होगी। ठीक है, ये थी ये वाली एग्जांपल। आगे वो क्या कह रहा है, ये एग्जांपल हमने देख लिया कि बी को कंसोल किया था हमने आउटसाइड द फंक्शन, तो उसके स्कोप की वजह से वो हमें कह रहा था कि डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो दोनों वेरिएबल ग्लोबल और लोकल उसने सेम ही नाम से बना दिए हैं। ये वाली एग्जांपल को देखते हैं। अब मेरे पास इसको मैं कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है ए, और मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है, वो भी ए है। ठीक हो गया, लोकल वेरिएबल भी ए है और ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल भी ए है, लोकल वेरिएबल भी ए है। अब मैं अपने लोकल वेरिएबल में कुछ चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, और इस ए को यहाँ पे कंसोल कर दो, और ये जो ए है इसको मैंने यहाँ पे कंसोल किया हुआ, दोनों सेम है। तो हमने देखना ये है इसमें कि मेरे पास दोनों सेम है, और मैं स्कोप फंक्शन के स्कोप के अंदर अगर मैं वैल्यू चेंज करूं तो क्या वो अफेक्ट करेगी मेरे ग्लोबल वेरिएबल पर भी, क्योंकि सेम नाम तो दोनों का सेम है। तो देख लेते हैं कि अफेक्ट होता है कि नहीं। अब ये देखें, वो लोकल वेरिएबल था उसमें पहले पड़ा हुआ था 6, और जब मैंने उसको 10 ऐड किया तो 16 हो गया। अब इन साइड द फंक्शन में जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 16, और आउटसाइड द फंक्शन जो रिजल्ट मिला वो 7, वो ये 7 है जो कि ग्लोबल है। ठीक है, नाम सेम होगा लेकिन अगर स्कोप, जिस स्कोप के अंदर चेंज हुआ होगा ना वो उस स्कोप के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे वो लोकल वेरिएबल को कह रहा है कि लोकल वेरिएबल में आपने चेंज किया है, और लोकल वेरिएबल की वैल्यू ये है, ग्लोबल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
ठीक हो गया, अच्छा, हाँ जी। अब एक और चीज है, मैं यूज कर रहा हूँ वार कीवर्ड अपना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ना, ये वार कीवर्ड दे रहा हूँ। तो जब मैंने वार कीवर्ड लिखा और मैंने वेरिएबल बनाया, अगर तो वो बाहर है तो वो ग्लोबल है, अगर वो फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल है। लेकिन मैं अगर वार कीवर्ड नहीं लिखता यहाँ पे, फिर क्या होगा? अगर मैं वार नहीं लिखता ना, तो वो इसको भी ऑटोमेटिकली ग्लोबल ही समझेगा। इसको मैं कर देता हूँ बी, कर देता हूँ दोबारा से। अगर आप वार कीवर्ड नहीं लिखते तो वो उसको ऑटोमेटिकली ग्लोबल कह देगा। इसका नुकसान है एक। पहले तो मैं इसको कंसोल करवा के दे लेता हूँ क्या ये इफेक्ट कर रहा है। मेरे पास एक फंक्शन है ए, और वो है ग्लोबल, वेरिएबल है ए, वो है ग्लोबल, और बी है लोकल। तो दोनों का रिजल्ट चेक करना चाह रहा हूँ, क्या मेरे पास ए एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं। ए एक्सेस हो रहा है। अच्छा, यानी कि ये ग्लोबल है। अब अगर मैं यहाँ पे भी इस वाले वेरिएबल को में भी वार नहीं लिखूं, जो कि मेरा फंक्शन के अंदर है, जो कि एक लोकल वेरिएबल है, अब अगर मैंने यहाँ पे भी वार नहीं लिखा तो ये भी अब ग्लोबल बन जाएगा। समझ रहे हैं बिलाल? जी जी, बिल्कुल समझ आ रही अब मैंने वार नहीं लिखा ना, तो अब मैं उस वेरिएबल को चाहे फंक्शन के अंदर लिखूं चाहे फंक्शन के बाहर लिखूं, अब वो हमेशा ग्लोबल ही रहेगा। है। ओके। अब उसके पास कोई नहीं उसका स्कोप लोकल रहा कभी भी, चाहे वो फंक्शन की बॉडी के अंदर है या नहीं है। तो अब मैं अगर यहाँ पे बी को कंसोल करूंगा ना, तो वो मुझे इसको एक्सेस करने एक्सेस देगा, होगा। मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, ओके। ये देखें ज़रा, इसको मैं कंसोल करता हूँ। ये मैंने बी एक्सेस किया इनसाइड द फंक्शन, मेरे पास हो गया। ये मैंने बी एक्सेस किया आउटसाइड द फंक्शन, यहाँ पे भी हो गया। और जो ए था उसको मैंने एक्सेस किया, वो भी हो गया। यानी विदाउट वार अगर मैंने वेरिएबल बना लिया है तो वो ग्लोबल बन गया है, चाहे जहाँ पे जहाँ भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो यही बात यहाँ पे इसने हम्म। बोली हुई है, इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विदाउट var कीवर्ड इट विल बी ग्लोबल वेरिएबल नो मैटर वेयर यू हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, वेरिएबल क्रिएटेड विदाउट var इनसाइड ए फंक्शन इट विल बी ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि फंक्शन के अंदर भी अब अगर आपने var के बगैर बना लिया तो वो भी ग्लोबल बन जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब हम इस तरह नहीं बनाते होते। इससे क्या है कि आपको अ, अगर आपने सेम उसी नाम से ऊपर भी बनाया हुआ होगा ना फंक्शन, तो वो उसका इफेक्ट, वेरिएबल ऊपर भी उसी नाम से बनाया हुआ होगा ना और फंक्शन के अंदर भी बनाया हुआ होगा, तो वो उस चीज़ को इफेक्ट कर देगा, क्योंकि वो दोनों ग्लोबली काउंट हो रहे होंगे। तो आपकी कैलकुलेशन में और एप्लीकेशन में इसके ना फ्लॉज आएंगे। तो हम वही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आपने वेरिएबल बनाना है तो उसके साथ वार कीवर्ड को लाजमी यूज़ करना है, वरना उसका स्कोप रहेगा नहीं। ओके। ओके। हाँ ठीक है, आगे ये इसकी एग्जांपल बताई हुई है हमने। और ये भी होगी एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट क्लास में फंक्शंस पढ़े थे, उसमें एक और चीज़ ये है कि फंक्शंस को हम एज एन एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं ना। एक्सप्रेशन मतलब कि इक्वल साइन लगा के हम किसी चीज़ में कुछ कैलकुलेट कर रहे होते थे और लास्ट में हमने सेमीकोलन लिखा होता था, तो उसको एक्सप्रेशन कहते थे। तो हम एक फंक्शन को भी एज एन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको करने के लिए इसमें एक चीज़ ये है कि जो आप फंक्शन को एज एन एक्सप्रेशन यूज करोगे ना, तो वो वाला फंक्शन
एक अनोनिमस फंक्शन होगा। यानी कि हमने हम्म। पढ़ा था कि एक फंक्शन जो है उसका हमेशा कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है, नाम के बगैर फंक्शन नहीं होगा। लेकिन एक फंक्शन है जो कि अनोनिमस फंक्शन है, और वो अनोनिमस फंक्शन वहां पर यूज होगा जहां पर उसको हम एज एन एक्सप्रेशन यूज कर रहे होंगे। ठीक ठीक है। है। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके बताऊं, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उसका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सम। ठीक है। मेरे पास एक सम का फंक्शन है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, दो पैरामीटर है उसके, और उन्हीं पैरामीटर को लेके वो नंबर को ऐड करके उसका रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है। अब ये मेरे ठीक है। पास एक एक नेम्ड फंक्शन है जिसका एक नाम है। अगर मैं चाहूँ कि मैं हम्म। इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज करूँ, तो एज एन एक्सप्रेशन यूज करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, और उसका भी मैं नाम सेम रख देता हूँ सम। ठीक है। और इसमें आगे मैं इस फंक्शन को जाके असाइन करवा देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मुझे इस फंक्शन का नाम नहीं देना, अब यहाँ पे ये एज एन अनोनिमस फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है। ठीक है। तो अब जो भी होगा ना, अब जब मैंने इसको कॉल करवाना होगा, तो मुझे इस वेरिएबल को कॉल करवाना है हमेशा, जहाँ पे भी मुझे कॉल करवाना है इसको। हम्म। जैसे हम ऊपर फंक्शन, क्या ये वाला फंक्शन था, और इसको कॉल करवाने के लिए हम इसका नेम यूज कर रहे थे, ये वाला नेम देते थे, और आगे ब्रैकेट्स में उसकी जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू देनी थी, वो दे देते थे, और इसको वो कॉल करवा देता था। ठीक है। चूंकि ये अच्छा कुछ एहसान रिटर्न भाई। करवा रहा है। हम्म। दोनों तरह हमने फंक्शन एनोनिमस फंक्शन देखा और उससे पहले हमने सिंपल फंक्शन बना रहे थे, तो वर्किंग तो दोनों की सेम ही है, तो क्या फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? वर्किंग दोनों की सेम है फंक्शन बिल्कुल। एज फंक्शन एज एक्सप्रेशन अगर हम यूज करेंगे तो क्या कोई हमें कोई ज्यादा ये बेनिफिट होगा यूज करने में, कोड में फंक्शनैलिटी ज्यादा इसकी ऐड हो जाएगी या क्या ये डिफरेंस होगा? हाँ, ये ना आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे। अ, वो एक टर्म होती है, वो दूसरे फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, सिंक्रोनिस सिंक्रोनिस नहीं, फंक्शंस। नहीं नहीं, वो जो, यार वो नाम भूल गया, मेरे जहन से एरो निकल फंक्शन। गया, एरो फंक्शन, एरो यस। फंक्शन। यस। तो एरो जी। फंक्शन, एरो फंक्शन जब करेंगे ना, वो इसी तरह से हम कर रहे होंगे। वो क्या करता है कि हमारे कोड को शॉर्ट कर देता है, मतलब कि हमें कम कोड शॉर्ट। लिखना पड़ता ठीक है, है। और वही काम हम ओके। फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे पूरा पूरा ओके। फंक्शन डिक्लेयर किया है मैंने, बॉडी लगाई है, पेरेंट ब्रैकेट्स लगा के। अब तो हम वो यहाँ पे नहीं एरो फंक्शन करे, वो हम टाइप स्क्रिप्ट में कवर करेंगे उसको। तो वो वहाँ पे वो हम ना कोड को शॉर्ट कर देता है। अब जस्ट ये सही है, समझ मतलब ले कि जितना हम कोड एक फंक्शन जितना को हम। एज एन एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब कि हम आहिस्ता आहिस्ता एरो फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं। हाँ, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है। अब इस तरह मैं इसको कॉल करवाता उसका नेम दे के, अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करूंगा इस वेरिएबल का नेम दे के। ठीक है। अब चूंकि जी। ये देखें, अब चूंकि ये कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहा है ये फंक्शन, तो मुझे यहाँ पे जब मैं कॉल करवाऊंगा तो कुछ ना कोई वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को भी मैंने कहीं पे रिसीव करना है, तो उसको मैं एक और वेरिएबल बना के वहां पे उसको रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। हम्म, ठीक है। तो वही चीज़ अगर उसको मैंने यहाँ पे करनी है, तो मैंने क्या किया है, एक एसन एनोनिमस फंक्शन बना के उसको एक वेरिएबल में रखवा दिया है, और ये बन जाएगा एक फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन। जब मैंने इसको कॉल करवाना है, मैं इस वेरिएबल को लूंगा और इसको इस तरह कॉल करवा लूंगा, और चूंकि ये रिटर्न करवा रहा है कुछ ना कुछ, तो मैंने इसका रिजल्ट यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो और इस वेरिएबल को मतलब मैं कंसोल कि करवा। मुझे यहाँ पे ये एक चीज समझ आ रही है कि जो हम एनोनिमस फंक्शन फंक्शन एज एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, इसमें भी हमें एक लाइन, हमारा कोड की जो एक लाइन है वो बच गई है, हमें नहीं लिखनी पड़ी। कोड की लाइन इस सेंस में कि अब अ, इसमें तो इतना मतलब कि नहीं। जिसमें हमें हम्म। रिजल्ट में जो हमने पहला फंक्शन बनाया उसमें रिजल्ट में एक
एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, रिजल्ट, फिर उसमें वैल्यू उसकी स्टोर हुई, फिर उसको हमने कंसोल करवाया। हाँ, अब ये देखें, अब मैं इसको भी एक सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ। अब इसको मैं चाहूँ ना तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक ही लाइन के अंदर। हम्म, तो फिर इसको हम समझ लेते हैं कि ये एज एन एक्सप्रेशन यूज रहा है, मतलब ज्यादा रीडेबल हो जाएगा ना। हम्म, अब ये देखें, एक ही लाइन के अंदर मैं इसको एज एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ। क्या है कि फंक्शन है, उसका कोई नेम नहीं है, और उसका एक दो पैरामीटर ले रहा है, और वो उनको रिटर्न करवा रहा है। तो उसका यहाँ पे जा इसको मैं जब कॉल करवाऊंगा तो इस तरह कॉल करवा लूंगा। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर मैंने अपना पूरा फंक्शन लिख दिया है। इसको बोलेंगे फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन। ठीक है। ओके ओके। अब मैं इसको कंसोल करवाऊँ तो वो 4+5 को ऐड करके मुझे कोई ना कोई इसका कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देगा। राइट। एक्सप्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, और उसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है। हमने स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन पढ़ी हुई हैं। ठीक है, हम्म, तो उसकी डिटेल में नहीं जाते। ठीक। अच्छा, अब ये वही उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, और ये एक उसकी एक और एग्जांपल है। हाँ, एक और चीज, आपको जब पता है कि जब हम एक्सप्रेशन बनाते तो एक्सप्रेशन में हमेशा लास्ट पे सेमी कॉलन देते थे। ठीक है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल फंक्शन है वो ऐसे ऐसी फंक्शन है, उसके यहाँ पे लास्ट पे सेमी कॉलन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन होगी इस तरह से उसके लास्ट पे हम सेमी कॉलन देते हैं ताकि पता चले कि ये एक एक्सप्रेशन है। तो आपने जब भी फंक्शन को एज एन एक्सप्रेशन यूज करना है तो उसके लास्ट में सेमी कॉलन देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन होस्टिंग एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, वरना इसको हम कवर उसमें टाइपस्क्रिप्ट में ही करेंगे। ये कह लें कि ना, फंक्शन को मैंने डिक्लेयर बाद में किया और यूज़ पहले कर रहा हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट मुझे करने देती है इस चीज़ को। हालांकि सही। ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो ये एक एरर है, ये इस तरह हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं फंक्शन को, मेरे पास ये देखें, इस एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है सम का, और वो उसको डिक्लेयर मैंने नीचे किया हुआ है, लेकिन उसको कॉल मैं पहले ही करी जा रहा हूँ यहाँ पे, और उसको असाइन कर रहा हूँ इस वेरिएबल में। तो जावास्क्रिप्ट ये चीज़ अलाउ करती है कि फंक्शन कॉल पहले हो रहा है और डिक्लेयर बाद में हुआ हुआ है। लेकिन बाकी हम्म, लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि कैसे हो सकता है कि एक फंक्शन है ही नहीं और आप उसको कॉल करी जा रहे हो। हमने पढ़ा है ना कि जो कंपाइलर कोड को हम्म, रीड करता है टॉप टू बॉटम, सही है, वो ऊपर से नीचे आता जा रहा है आता जा रहा है। उसने पहली लाइन रीड की, फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन उसको ऊपर तो कहीं फंक्शन ये मिला ही नहीं है, तो फंक्शन कॉल हम्म, कैसे हो गया। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बोलते हैं फंक्शन होस्टिंग। सही। ये इसको हम ना टाइपस्क्रिप्ट में कवर करेंगे। तो ओके। अ, फिलहाल के लिए इसको यहीं पे इसको नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। जस्ट एक कंसेप्ट के लिए कि कोई डिक्लेयर हुई नहीं है फंक्शन और उसको यूज़ पहले ही कर लिया है। ओके। अच्छा, अ, इसके बाद ना हमने एक चीज़ देखनी है। हमने डेटा टाइप्स में पढ़े थे वेरिएबल्स वगैरह, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, प्रिमिटिव टाइप्स, और एरे भी पढ़ ली थी। स्ट्रिंग टाइप होते हैं, बूलियन, नंबर, ठीक है, और एरेज हैं। एक चीज़ है जी। ऑब्जेक्ट। जी। डेटा टाइप्स में ना ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं बिल्कुल है। एरे की तरह। वो ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसमें भी यही होता है। उसमें आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ें रखवा रहे होते हो। ठीक है, एक ही वेरिएबल है मेरे पास ओबीजे के नाम से, ठीक है,
उसके अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ें रखा ली। जैसे एरे के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता था, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। जहाँ पे भी आपको ये वाला सिंटेक्स मिलेगा ना, एक एक वेरिएबल है और उसके इक्वल साइन के बाद ये कर्ली दो ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी टाइप एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाते किस तरह से हैं? ऑब्जेक्ट में जी की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, मुझे कोई भी वैल्यूज, जब एरे थी ना, एरे के अंदर उसकी की वैल्यू पेयर्स नहीं थी, उसमें इंडेक्सेस होते थे। यानी कि एक जीरो इंडेक्स है, उसके ऊपर कोई वैल्यू होगी, वन इंडेक्स है वहां पे कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स हैं। यानी कि एक की होगी जिसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू पड़ी होगी, एक की होगी जिसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, तो जब भी मुझे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक्सेस करना है, मुझे इसकी की को यूज करते हुए एक्सेस करना है। जैसे एरे के अंदर मैं इंडेक्स को यूज करते हुए एक्सेस कर रहा था, ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे उसकी की को यूज करते हुए एक्सेस करना है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ओबीजे, और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट रखवा दिया। ऑब्जेक्ट कैसे? कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसमें की वैल्यू पेयर्स वैल्यू रुकवा दी, और वो जितनी भी मैंने वैल्यू रुकवानी है वो कॉमा सेपरेटेड होंगी। एक वैल्यू रखाई, कॉमा लगाया, फिर दूसरी वैल्यू लगाई, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर तीसरी वैल्यू, इस तरह। ठीक है, तो अब मुझे इसको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं क्या लिखूंगा? ये वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कंसोल कराना है, ओबीजे, और मैं क्या लगाऊंगा? डॉट। डॉट लगाऊंगा कि मेरे पास उसके अंदर जो भी सारी प्रॉपर्टीज पड़ी है ना उस सब्जेक्ट की, वो आ जाए। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? एज पड़ा हुआ है और नेम पड़ा हुआ है। अब मुझे एज चाहिए, तो मैं डॉट एज करूंगा, तो मुझे एज की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, वो लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग टाइप है, जॉन। तो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी इसमें इनकी टाइप कुछ भी हो सकती है। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इन ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एरे भी हो सकती है, यहाँ पे कोई बूलियन टाइप चीज भी हो सकती है। मैं कह देता हूँ कि अ, चले फिलहाल इसी को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं कंसोल करके अगर उसी तरह ओबीजे डॉट नेम, सो यहाँ पे मैंने एज लिखा था, नेम की वैल्यू लिख दी। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स वर्क कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, जी। ऑब्जेक्ट को बड़ी डिटेल के साथ हम देखेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट, बड़ी हाँ, वर्किंग है, ऑब्जेक्ट का बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा आगे, वर्किंग है। हाँ बहुत ज़्यादा काम है, वो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे। इसके रिलेटेड असाइनमेंट्स भी हैं। हम्म, असाइनमेंट क्या, बल्कि पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जेएस में भी ये यूज़ होगा। तो ये मुझे वो बता रहा है उसकी वैल्यू। ये 9 कहाँ से आ रहा है? कोई चीज़ कमेंट नहीं हुई शायद। खैर, यार तो छोड़े। हाँ, तो इस तरह से मुझे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, और उसको डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ थी यहाँ पे समझाने की। ये फंक्शन में यहाँ पे यूज हो रही है एज अ रेफरेंस, और ये कोई और कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा फिलहाल, कॉम्प्लेक्स ना हो। अगर रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शंस वही होते हैं कि जो फंक्शंस खुद को कॉल करवा रहा होता है अपने अंदर। मेरे पास एक फंक्शन है,
ठीक है, ये तब तक कॉल करवाता रहेगा अपने आप को जब तक इसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी। जब भी वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो फंक्शन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक कंडीशन रखी हुई है कि जब ये मीट हो जाए तो ये कर देना, वरना क्या करना कि अपने आप को कॉल करवाते जाओ। तो बस कॉन्सेप्ट ये है, इसको क्या करना है। फिर उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट्स थी जो कि स्किप की थी। हमने इफ कंडीशंस पढ़ी थी लेकिन हमने स्विच स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा था कि हम स्विच स्टेटमेंट्स को बाद में कवर करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट में ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कि आपकी वैल्यू को हर एक हर एक स्टेटमेंट स्विच की स्टेटमेंट के साथ जाके कंपेयर करके उसकी जहाँ पे उसको वैल्यू मिल रही होती है उसकी वैल्यू को कंपेयर करके आपको उसका रिजल्ट रिजल्ट दे रहे होते हैं। वो क्या कह रहा है कि स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केसेस। द स्विच स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट्स, if else statement which are used to perform different actions based on different conditions. Switch statement work for equality checks only. You cannot apply range greater than or less than। जैसे कि हम if condition में, if else condition में दे रहे थे रेंज के if number number this greater than और number this less or equal to this, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट हम इक्वल चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाली जो वैल्यू ऊपर से आ रही है क्या ये इसकी वैल्यू इस केस वाली जो स्विच के अंदर जो केस लगा हुआ है इसके इक्वल है कि नहीं। जस्ट वो इक्वालिटी को चेक करती है। ठीक है, तो वर्क कैसे करेगा ये, स्विच स्टेटमेंट में एक उसको एक्सप्रेशन मिलेगी जो कि हम ऊपर से दे रहे होंगे। तो वो क्या करेगा कि उस एक्सप्रेशन को कंपेयर करता जाएगा आ, उसकी हर एक वैल्यू से, स्विच के केस की वैल्यू से कंपेयर करता जाएगा, यानी कि इक्वालिटी चेक करता जाएगा। जहाँ पे उसको उसकी वैल्यू मैच होती हुई मिल जाएगी तो वो वाला उसकी उसके अंदर उस जो केस की एग्जीक्यूशन है उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, अगर तो उसको कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता तो इसमें उसको एक डिफॉल्ट का ब्लॉक होता है जो को उसकी वैल्यू को रन कर देता है। जैसे कि इफ में देखा था कि कुछ इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है, वरना एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। जी बिलाल। स्विच स्टेटमेंट को देख के मेरे ज़हन में बात आई कि जो मल्टीपल इफ एल्स है वो भी कुछ इसी तरह ही वर्किंग कर रही होती है। हाँ, इफ, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हम कंडीशन में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम इक्वालिटी को यूज करते हैं, यहाँ पे जस्ट हम ये इक्वल साइन वाली चीज को देख सकते हैं ओनली। हाँ। यहाँ पे मैं ओके। ग्रेटर देन, लेस देन और एंड और ये वाली चीजें यूज नहीं कर सकता। स्विच में ये एक ओके। रिस्ट्रिक्शन है। तो ठीक है। वैसे भी हम मोस्टली स्विच को यूज नहीं करते, हम इफ कंडीशन वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। मैंने तो बहरहाल ओके, नहीं किया। बिल्कुल ऐसे है। सॉरी। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब वैसे वैसे मैं चाह रहा था कि ये भी टाइपस्क्रिप्ट में कर लेते। तो बहरहाल ये सिंटैक्स है कि मैं एक स्विच कीवर्ड लिखूंगा, फिर मेरे पास उसी तरह ब्रैकेट्स आएंगी जैसे मैं इफ कंडीशन में लिखता था, इफ लिखता था और आगे ब्रैकेट लगाता था। या मैंने स्विच लिखा और आगे ब्रैकेट लगाई और अंदर मैं कोई ना कोई एक्सप्रेशन दूंगा।
आवाज वॉइस नहीं आ रही है ऐसा नहीं। सॉरी। अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि इफ की तरह यहाँ पे स्विच है एक कीवर्ड, ठीक है, और आगे ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर एक्सप्रेशन है। जैसे हम इफ लिख के आगे ब्रैकेट्स लिख के उसमें कोई ना कोई देते थे कंडीशन और बाद में उसकी बॉडी आ रही होती थी। तो इसमें भी वही है, और लेकिन इसके अंदर ये है कि मल्टीपल डिफरेंट केसेस लिखे हुए हैं हमने, और उसकी आगे उसके अकॉर्डिंगली आगे उसका कोड लिखा होता है कि जो कि एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या करेगा कि केस है, आगे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और फिर आगे हम कॉलन लगा के उसके नीचे उसकी एग्जीक्यूशन लिखेंगे कि ये वाली अगर केस मैच करता है एक्सप्रेशन के साथ, तो हमने उसके साथ आगे क्या कैलकुलेट करना है या क्या एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। और उस एग्जीक्यूशन के बाद हमने ब्रेक कीवर्ड लगाया होता है कि जहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गई है वहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दो। और ये सारा इसका सिंटैक्स है। और इफ एल्स में आपने देखा था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थोड़े से सिंटैक्स के अंदर एक क्लियर सा सिंटैक्स है, उसमें हम सारा काम कर रहे होते हैं और ऑप्शन भी ज्यादा हैं। तो आगे इसकी एग्जांपल है कि मेरे पास मैंने डे एक वेरिएबल बनाया, उसमें 3 रखा हुआ है, और मेरे पास मल्टीपल केसेस हैं जिसमें मेरे पास वैल्यूज हैं, 6 है किसी में 0 है। ठीक है। और ये वाला जो कीवर्ड है ये एक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपने स्विच के अंदर। मेरे पास जो भी ऊपर से कोई वैल्यू है वो मैं स्विच को पास करूंगा यहाँ पे, और स्विच आगे इसको कंपेयर करता जाएगा इन वैल्यूज से। जहाँ पे उसको मीट कर जाएगी वो इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ये जो अंदर लिखे हुए हैं। अगर इसको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, फिर एक डिफॉल्ट का हमने कंडीशन रखी हुई है कि कुछ भी नहीं मिला तो जो डिफॉल्ट में जो एग्जीक्यूशन है कोड की वो एग्जीक्यूट कर दो। तो इसी एग्जांपल को अगर मैं लेके चलूं, स्विच स्टेटमेंट जस्ट ये है कि हम उन्हें अगर कंपेयर करना है किसी चीज को तो बस वही हमें एक अच्छी वर्किंग देगी। ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ 0, और इसको मैं कह देता हूँ कि 3, यानी कि हमें मिल जाए, मैं ये कि ये मैच हो कहीं ना कहीं और हम देख सकें कि वो कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो वेरिएबल है उसका सिंटैक्स अगर स्विच का लिखा हुआ है, मैंने ये वाली यहाँ पे स्विच को दे दी है कि ये चीज़ है, इसको यहाँ पे कंपेयर कर लो इन चीज़ों के साथ। यहाँ पे 3 मिलेगा उसको, वो उस वाले कोड को एग्जीक्यूट करके बस एंड कर देगा। तो देख लेते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। तो उसने कहा कि दिस इज संडे, तो दिस इज संडे कहाँ पे लिखा हुआ है? दिस इज संडे लिखा हुआ है यहाँ पे। वो आया डे स्विच के अंदर 3 यहाँ पे आया, 3 को उसने केस 0 केस में गया, पहले में यहाँ पे देखा 0 इज इक्वल टू 3, नहीं। उसने जब नहीं मिला तो उसने इस पूरी चीज को इग्नोर कर दिया, फिर अगले स्विच अगले केस पे चला गया। यहाँ पे उसने जाकर देखा कि 3 = 3, उसको ये कंडीशन मिल गई, ट्रू हो गई। उसने इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक कर दिया, यानी कि स्विच को ब्रेक कर दिया और यहाँ बाहर आ गया। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे ट्रू है, और जो टू यहाँ पे आएगा और इनसे मैच करेगा, अब उनको अगर देखेगा मिल गया, नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट पर रन करेगा। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो हाँ, तो आपने उसने क्या, लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड, यानी कि टू था उसको यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी में नहीं मिला। वो क्या गया कि डिफॉल्ट में गया और डिफॉल्ट को जाकर रन कर दिया। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी है, हम कितने मर्जी केस लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं यहाँ पे जितने मर्जी केस लिख लूँ और उनमें वैल्यू चेंज करता जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 15 लिखता हूँ। तो ये अब एक नंबर टाइप है, तो यहाँ पे भी मेरे पास नंबर टाइप की चीज़ होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ मेरे पास स्ट्रिंग है
तो यहाँ पे भी कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी और उनको मैच कर रहा होगा। तो ये थे बस, स्विच है। प्रेफर तो मैं वो इफ कंडीशन को ही करता हूँ। तो ठीक है, ये था स्विच। और ये जो वाइल और डू वाइल है, ये हम अब टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे, यहाँ पे हम नहीं कर रहे इसको। तो जावास्क्रिप्ट में हमने मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, बाकी हम टाइप स्क्रिप्ट में जाके करेंगे। और टाइप स्क्रिप्ट का फ़ायदा आपको यही है कि टाइप स्क्रिप्ट में आप टाइप सेव्ड कोड लिखते हो, यानी कि एरर्स के चांसेस कम होते हैं। आपको जो एरर अब यहाँ पे हमने देखा था ना, जो एरर अब हमने कंसोल करके जाके ब्राउज़र में मिला था ना, यहाँ पे जाके जो हम देख रहे थे, एक वेरिएबल था बी जो कि फंक्शन के अंदर था और हम उसको बाहर एक्सेस कर रहे थे। और देखें आपने यहाँ पे उसको, विजुअल स्टूडियो ने भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया कि ये आप गलत कर रहे हो या ये वेरिएबल तो है ही नहीं। आपको जाकर कंसोल पे जाके जब आपने प्रोग्राम अपने को रन कर लिया है, वहाँ पे जाके आपको उसका एरर मिला है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन रन टाइम पे क्रैश की है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा, टाइप स्क्रिप्ट आपको, आपने यहाँ पे उसको लिखा है ना, आपको यहीं पे रोक देगा कि भाई यहाँ पे तो एरर आ रहा है, और आपको एप्लीकेशन को रन ही नहीं करने देगा। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो और वहाँ पे जाके आपको पता चले कि ये मसला है, फिर आपके वापस आके यहाँ पे डीबग कब करते फिर हो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो टाइपस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे बता देगी कि यार यहाँ पे मसला है, इसको आप इस तरह नहीं कर सकते। तो टाइपस्क्रिप्ट ये जी, है। बिल्कुल सही बात और है। टाइपस्क्रिप्ट में ये भी है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप पढ़ेंगे जाके आगे फर्दर कि उसमें क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट में है, बाकी आप इंटरनेट से एक्सप्लोर करें खुद से। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अब हम टाइप स्क्रिप्ट शुरू करेंगे उसमें इंशाल्लाह। और आप कुछ ऐड करें। टाइपस्क्रिप्ट, हाँ, और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट हम इसलिए सीखेंगे कि हमें बैकएंड के लिए और फ्रंट एंड के लिए ये टाइपस्क्रिप्ट ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि हमें एक ही लैंग्वेज हम सीखेंगे और उसी पे हम फ्रंट और बैक दोनों पे वर्क करेंगे। हाँ, ये अब सारा एक दूसरे बस से सिंपल। इंटरकनेक्टेड है। जावास्क्रिप्ट आगे कनेक्टेड है आपके टाइप स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट बनी ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, सही है। और जो आगे टाइप स्क्रिप्ट है वो अब हम जाके आगे फर्दर जो रिएक्ट जेएस है, वो भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी है, लेकिन रिएक्ट जेएस में हम बजाय जावास्क्रिप्ट लिखने के हम टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि वो टाइप सेफ रहे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जेएस आएगा। नेक्स्ट जेएस भी कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर भी हम टाइप स्क्रिप्ट भी यूज कर रहे होंगे। और नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है एक प्रॉपर। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, और बेस जो है वो जावास्क्रिप्ट है। जिसको जावास्क्रिप्ट आती होगी और जिसको टाइपस्क्रिप्ट आती होगी, वो आगे इंशाल्लाह कामयाब होगा। मतलब यह है कि अगर हमें रिएक्ट रिएक्ट समझनी है या नेक्स्ट जेएस, मतलब रिएक्ट और नेक्स्ट एक ही चीज है, तो हमें टाइप स्क्रिप्ट समझने की जरूरत है। और जब टाइप स्क्रिप्ट समझनी है तो उससे पहले हमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बिल्कुल। डायरेक्टली भी हम टाइपस्क्रिप्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक बेस है तो उसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड हो जानी थी, हम टाइप्स लिख रहे होते साथ साथ, तो वो बजाय इसके कि थोड़ा कम्प्लेक्स होता, तो हमने बेसिक से लेके कवर किया है। और आप आगे जाके मेन तो हमारी टाइपस्क्रिप्ट भी थी, तो अब बिल्कुल उसमें हम थोड़ा सा इजीली कर सकें, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी कि हमने ये जावास्क्रिप्ट में की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। अ, सही है। तो ठीक है जी, फिर ठीक है, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट स्क्रिप्ट की क्लास में क्लास में मिलेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके।